हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे पहला आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। सो अगर केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो आई कैन डिफाइन इट एज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच two or more substances combine with each other to give rise to a new substances with new chemical properties। इसका मतलब क्या, कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसके दरमियान दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस जुड़ते हो और बदले में एक नई प्रोडक्ट फॉर्म होती हो और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसके पास नई केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि मानिए हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन था, हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन था, ये दोनों आपस में जुड़े और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, इन्होंने फॉर्म कर दिया वाटर। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। और बदले में जब जुड़े तो इन्होंने क्या फॉर्म करा, इन्होंने फॉर्म करा वाटर। अब देखिए, नई प्रॉपर्टी की मैंने बात करी विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। तो जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल सब्सटेंस है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि भैया हम लोग को आग पकड़ लेनी है, तो ये तो फ्लेमेबल था। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि वो कंबशन को सपोर्ट करता है। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि ऑक्सीजन इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबस्टन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। बट एक सब्सटेंस जो फ्लेमेबल था, दूसरा सब्सटेंस जो कंबस्टन को सपोर्ट कर रहा था, दोनों के जुड़ने पर बना क्या, पानी, जो किस यूज में आता है, एक्सटिंग्विशर के रूप में आता है यूज में। ठीक है, तो भाई साहब ये दोनों जो थे, ये आग दोनों जलाने में काम कर रहे थे, ये आग बुझाने में काम कर रहा है। हुई कि नहीं हुई नई केमिकल प्रॉपर्टी, समझे बात। तो बस मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो होता है ना बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा। ठीक है, वो नॉन रिवर्सिबल है। नॉन रिवर्सिबल किस द्वारा, किसके द्वारा, बाय फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैं कभी भी इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता नहीं हूं, वो बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब ये तो क्या हो गया, बहुत भयंकर सा एग्जांपल हो गया। हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो डेली लाइफ में आते हैं। तो लेट्स सी सम ऑफ द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आता है मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में हम जब दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध जो है वो फट जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा दूध के टेक्सचर में बदलाव आ जाता है, वो पनीर बनता है उससे फिर जाकर के, और जो लेफ्ट ओवर रह जाता है वो वे प्रोटीन बनता है। जो आप जिम में देखते हो ना, लोग जो मसल्स बना रहे होते हैं वो उस वे प्रोटीन से बनती है। तो बच्चों एक बात समझो, वो जो फटा हुआ मिल्क था आप कभी भी वापस उसको उसके एक्चुअल स्टेट में नहीं ले जा सकते हो। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से दूसरा आया रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए अभी बरसात का सीजन चल रहा है, आप देखेंगे क्या कि जो लोहा है अगर वो खुला रहता है तो मॉइस्चर के संपर्क में आते ही वो जंग खा जाता है, वो रस्ट होने लगता है। तो इवन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर होता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। आपने देखा होगा जो, या फिर सुना होगा एटलीस्ट, कि जो अंगूर होते हैं उसको सड़ा करके अल्कोहल बनाई जाती है। राइट, ग्रेप्स में से क्या बनती है बच्चों, ग्रेप्स में से बनती है अल्कोहल। ठीक है, तो इवन दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। आप अल्कोहल से वापस अंगूर नहीं बना सकते हो। फिर आया है डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए ये बहुत मजेदार है। आप जो भी फूड खाते हो ना, आप जो भी फूड खाते हो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एक्ट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं और फिर वो कन्वर्ट होता है एकदम सिंपल से फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन था कॉम्प्लेक्स चीजों का सिंपल फॉर्म में, वो भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, वो कौन सी हैं। तो आप जो खाना खाते हो उसमें सबसे पहले तो काम की चीजें बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। फिर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स चीजों में आई थी प्रोटीन्स। ये जो तुम्हारे मसल्स वगैरह है ना बच्चों, ये प्रोटीन्स हैं, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। राइट, एंड लास्टली होती तो और भी है बट मैं यहां पे अपने आप को 3 पे ही रोक दूंगा। फिर आए लिपिड्स। लिपिड मतलब चर्बी। ये जो लिपिड था इसको आप ब्रेक डाउन करते हो किसके अंदर बच्चों, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। हर बार ग्लिसरॉल नहीं आएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। एक और एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने की प्रक्रिया है, ब्रीदिंग की बात हो रही है। अब जब आप ब्रीदिंग करते हो तो क्या होता है, दो चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। एक तो आप हवा को आपके शरीर के अंदर लेते हो, उसे हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। तो जब इनहेलेशन करा तो कौन सी गैस अंदर ली थी, ऑक्सीजन। फिर बॉडी के अंदर कुछ हुआ जिसकी वजह से हमने क्या करा, हमने करा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में कौन सी गैस बाहर निकाल दी बच्चों, एक्सहेलेशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। तो शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहां पर ये ऑक्सीजन, जिसके वजह से ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सारे के सारे कॉमन एग्जाम्पल है जो हम डेली बेसिस पर हमारी जिंदगी में महसूस या फिर होते हुए देखते हैं, राइट। अब आया सवाल कि हाउ डू वी गेट टू नो कि हमारे इर्द गिर्द जो प्रोसेस हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी प्रोसेस के दरमियान आप गैस इवॉल्व होते हुए देखते हो, गैस निकलते हुए देखते हो, या फिर आप स्मेल कर पाते हो कि गैस है, उसका मतलब है कि कहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक रिएक्शन लिख लेते हैं जिंक का, ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, मैं यहां पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं खाली वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हो हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व हो रही है। मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये है एक एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो यहां पर देखो अब आपके पास केमिकल इक्वेशन आ गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो मैंने यहां पर दोनों चीजें बता दी आपको। ये जो है ना बेटा, इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड इज चेंज इन कलर। जैसे हमने देखा किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान गैस का इवोल्यूशन होता है, वैसे ही केमिकल रिएक्शन के दरमियान चेंज ऑफ कलर भी देखने मिलता है। ठीक है, आप देखोगे कई दफा किसी प्रोसेस में अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। जब सिट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा किसके साथ में, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में, तो हम देखेंगे जो कलर था वो पर्पल से चेंज होकर के कलरलेस बन जाएगा। कलर में बदलाव हुआ है ना, भले ही कलरलेस हुआ है पर पर्पल से कलरलेस तो पहुंचे हैं, मतलब चेंज इन कलर हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अब देखिए ये जो एग्जांपल्स यहां पर आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में ना दिए हों, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसकी नोट बना लो। हो सकता है कि आपके एनटीएससी में या फिर जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उनमें पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आपने ये देख लिया कि जब सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट ने रिएक्शन करा तो कलर जो था वो पर्पल से कलरलेस हो गया। दूसरा आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड ने जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करा तो कलर जो था वो ऑरेंज से ग्रीन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे तरीके से। तीसरा तरीका क्या है, इट इज चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, स्टेट अब आपको पता होगा तीन स्टेट होते हैं। एक तो होता है सॉलिड, ठीक है, जिसे आप कहते हैं क्या, सॉलिड का मतलब क्या, ठोस। फिर आया लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल होता है, और फिर आ गए हमारे गैसेस, वायु वगैरह जो हो गई वो। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा है ना एक चौथा स्टेट भी होता है प्लाज्मा। आपने देखा होगा वो जो आग जलती है, जो उसकी फ्लेम्स है ना, वो जो फ्लेम्स हैं, those flames are basically the fourth state of matter and that is plasma. उसके अलावा बोसोन और आइंस्टाइन कंडेंसेट होते हैं, बीई कंडेंसेट होते हैं, वो भी है खैर, बट हमें अपने आप को इस केमिकल रिएक्शन के दरमियान इन तीन स्टेट्स के साथ ही फेमिलियर रखना है। तो इसके एग्जांपल में क्या होता है, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन द फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आपने देखा होगा मोमबत्ती जब जलती है बच्चों, ये आपकी मोमबत्ती हो गई, ठीक है, मोमबत्ती के अंदर ही आपकी बत्ती है, वो जो लौ जलती है बेसिकली, जो रस्सी है, और उसके ऊपर ही आपकी फ्लेम जल रही है मान लीजिए, ठीक है।
आप देखेंगे कुछ समय बाद में जो मोमबत्ती है वो गलने लगती है, राइट। यू विल बी एबल टू फाइंड कि जो मोमबत्ती वो पिघल रही है, तो पहले कौन से स्टेट में था, सॉलिड में, अब पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, मतलब कौन से स्टेट में जा रही है, लिक्विड में। तो बोलो चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। आया चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इन तीन चेंजेस के अलावा एक चौथा चेंज भी देखने मिलेगा, जहां पर चेंज इन टेम्परेचर होता है, तापमान जो है वो बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर, एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो मान लो क्विक लाइम क्या हो गया, क्विक लाइम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्ट फॉर्म होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है, CaOH ट्वाइस, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है बेटा यहां पर, ठीक है। तो मेरी बात समझो तुम, ये एक रिएक्शन हो रहा है जहां पर हीट रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है क्या, ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। You will call such a type of reaction as exothermic reaction, whereas there will be some of the reaction जहां पर heat absorb होती है, तो उन reactions को कहेंगे endothermic reaction, right? So ये चीज आप समझ लीजिएगा मेरी बहुत अच्छे से कि चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार का हो सकता है। एक जहां पर हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होगी तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां तक की कहानी बच्चों एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं अब हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। ये चौथे प्रकार, ये पांचवा एग्जाम्पल है या फिर पांचवा तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स क्या होता है, देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो पहले तो, H2SO4, ठीक है, अलॉन्ग विद बेरियम Ba लिख लो, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 लिख लो, क्या फॉर्म करता है BaSO4, ठीक है, प्लस यहां पर क्या बन जाएगा HCl2 बना दो, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जैसे मानिए ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ऑलरेडी क्या भर रखा था, H2SO4 भर रखा था, ठीक है, आपने ऑलरेडी इसके अंदर H2SO4 भर रखा था। अब आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो क्या, बेरियम क्लोराइड, मान लो आपने BaCl2 भर दिया, ठीक है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और रिएक्शन करेंगे तो आप यहां पर देख पाओगे कुछ पार्टिकुलेट मैटर यहां पर फ्लोट करते हुए देख पाओगे। जैसे आपने कब देखा होगा, आपने देखा होगा दूध फट गया, तो दूध के फटने पे आपने देखा होगा ना व्हाइट कलर का जो पार्टिकल है वो फ्लोट करता रहता है नीचे, तो बस वैसी चीजें आप यहां पर देख पाओगे। और अगर ये फ्लोट करते हुए प्रेसिपिटेट्स आपको दिख रहे हैं या फिर ये पार्टिकल दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हो यहां पर क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना। समझे बात बेटा। तो 5 तरीके हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। कौन कौन से वो 5 तरीके, सबसे पहले तो हो गया, देखो सबसे पहले आ गया अपना इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हो गया चेंज इन कलर, तीसरा हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा क्या है बच्चों, पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं क्या, व्हाट आर सर्टेन एक्टिविटीज विच आर डिस्क्राइब्ड इन अवर एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में दिया है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना एयर पर। तो आपने क्या करना है, देखिए आपने लेना है ना आपका बर्नर ले लो भाई साहब आप, और अब आपकी मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले लो। अब मैग्नीशियम की स्ट्रिप जो है ना, देखो ये यहाँ पे आपके ऑल इन वन और ये सब बुकों के अंदर बताया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप होगी उसके ऊपर कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, CO3 का कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। अगर ये कार्बोनेट का डिपोजिशन होगा और आप उसे गर्म करोगे, जलाओगे तो वो जलेगी नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ले लेना है सैंड पेपर और उससे घस देना है, ठीक है, किसको, इस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को। घस दिया तो एकदम चिकना हो गया ये। अब इसको जब आप इस फ्लेम के ऊपर रखोगे तो आप देखोगे यहां पर ये चमकदार रोशनी के साथ जलेगा।
इस चमकदार रोशनी को आपने क्या बोलना है, आपने इसे बोलना है डैजलिंग लाइट। ठीक है, डैजलिंग ब्लू कलर की लाइट आएगी यहां पर, राइट। चलिए, ये तो एक एक्टिविटी हो गई अपनी एनसीईआरटी की। दूसरा हो गया रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्राइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, जब आप लेड नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनेगा बच्चों यहां पे बनेगा PbNO3 है ना ये, या PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki गिव्स, हाँ ठीक है, यहां पे जस्ट लेट मी बैलेंस दिस, ये 2 हो गया, यहां पर आएगा PbI2 प्लस K2NO3। ठीक है, अब आप ये सब में मत जाओ, ये अपने आगे समझेंगे कि मैंने यहां पर किया क्या है। ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया, आपने इसको रिएक्ट करवाया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, बनाया पोटेशियम, सॉरी दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, बना लेड आयोडाइड, और साथ में क्या निकला, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो PbI2 है, ये आप ये पीले कलर का देख पा रहे हो, यहां पर देखो ये पीले कलर का क्या दिख रहा होगा आपको बीकर में, ये आपका PbI2 है, लेड आयोडाइड। तो यहां पर आपको प्रेसिपिटेट्स देखने मिल रहे हैं बच्चों, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यहां पे प्रेसिपिटेट्स देखने मिल रहे हैं आपको। ठीक है, फिर आया तीसरा एग्जांपल क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, जब आप जिंक के ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, या फिर आप जिंक के ग्रैन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहां पर बनेगी गैस। क्या बनेगी, गैस। कौन सी गैस बनेगी बच्चों, बनेगी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये 3 एक्टिविटी दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में। तो जब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो उसने फॉर्म करा ZnSO4, और जब जिंक ने HCl के साथ रिएक्ट करा तो उसने फॉर्म करा ZnCl2। ठीक है, आप देखो यहां पे मैं 2 और ये सब लिख रहा हूं, अभी हाल फिलहाल आप उसमें मत जाइए। ठीक है, अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द वीडियो, जब तक ये वीडियो खत्म होगा ना, तब तक आपको सब आ जाएगा क्या कह रहा हमने वहां पे 2 क्यों लगा, 4 क्यों नहीं लगाया, 8 क्यों नहीं लगाया। ठीक है, चलिए, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी समझ में आ गई बेटा। सबसे पहले क्या करना था, मैग्नीशियम को बर्न करना था एयर। बेटा एयर मतलब क्या है, एयर मतलब ऑक्सीजन है, एयर मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। तो तुमने क्या करना था, तुमने लिया मैग्नीशियम और उसको बर्न किया एयर में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा MgO। ठीक है, तो जब जलाओगे तो इधर नीचे भुरभुरा सा पाउडर रह जाएगा, वो जो भुरभुरा सा पाउडर रह गया वो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया बच्चों। यहां तक की कहानी एकदम अच्छे से क्लियर है ना बेटा, क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम लोग समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी तक तो हमने समझा केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन होते क्या थे, कैसे होते थे। अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन where the reactants and the products are shown by their symbols or formula। बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा है ना, अरे टेंशन मत लो, खाली समझो। केमिकल रिएक्शन को जब आप क्या करते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दिखाते हो उनके सिंबल या फॉर्मूले के रूप में, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहना है। ये क्या लिखा है देखो पीछे मैंने, ये सब जो है ना, ये केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है ना, जब आप जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहां पे जिंक हो गया, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड हो गया, जब आप इनके फॉर्मूले के रूप में उन चीजों को लिख करके बताते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो। ठीक है, अब देखो, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेयर एज द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। सही बात है। चलिए देखिए, अब समझ में आ जाएगा सारी की सारी कहानी। देखो अभी तक अगर समझ में नहीं आया तो अब एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। देखो ए और बी है, ए और बी आपस में जुड़े, क्या फॉर्म कर दिया, सी और डी। ठीक है, तो ये ए और बी जो है ना बच्चों, जो जुड़ रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, उन्हें कहा जाएगा रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें कहेंगे रिएक्टेंट। और इनके जुड़ने पर ये जो सी और डी बने हैं, इन्हें कहा जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, सी और डी आर प्रोडक्ट, ए एंड बी इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा कहां लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर।
और प्रोडक्ट कहां लिखी जाती है? हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है। समझ में आ गई ये बात? ये रिएक्टेंट हो गई, ये प्रोडक्ट हो गई। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। और बीच में ये एरो है। एरो क्या बता रही है बच्चों? एरो बता रही है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा रिएक्शन किस दिशा में जा रहा है। अगर ये केवल एक दिशा में जाता है तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे। कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जहां पर रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन ही रहे हैं, बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बनने लग जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्स या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, जहां पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन जाते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? चलो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जो हमने पहले भी देखा है। राइट, क्या है एग्जाम्पल? व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने पर क्या बना? वाटर बना। ये हमने पहले भी रिएक्शन देखा हुआ है। चलिए, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। दो तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो ये, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो बच्चों ये दोनों जो है कहां पर है? कौन सी दिशा में बताओ? लेफ्ट में के राइट में? ओके ओके। और ये कहां पर है? लेफ्ट में के राइट में? बराबर है, बराबर है। हाँ, जवाब कमेंट बॉक्स में देना यार, कमेंट बॉक्स में देना। उम्मीद कर रहा हूं कि मजा आ रहा होगा पढ़ के। देखो ये जो हो गए, ये हमारे क्या हो गए? ये रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों क्या हो गए अपने? ये रिएक्टेंट हो गए। और ये वाटर क्या हो गया? ये अपना प्रोडक्ट हो गया। समझे बात? अब ये जो है ना, ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके वाटर बना गया। इस इक्वेशन को हमने क्या बोलना है? वर्ड इक्वेशन बोलना है। पहले भी बताया था नहीं? ये पहले भी बताया है बच्चों ये बात। ठीक है, दूसरा देखो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो दो तरीके से रिएक्शन को लिख सकते हैं। जो पहला है उसे वर्ड इक्वेशन बोलना, और ये केमिकल इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। सिंबल रिप्रेजेंट करने से क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, फायदा हो जाता है। मान लो आप मारवाड़ी हो, देखो मैं खुद मारवाड़ी हूं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? हम पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी, ठीक है, मजाक में बोल रहा हूं, डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस थिंग। हम क्या करेंगे? हम पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम क्या है? खाली S2 लिखेंगे तो मतलब कम कम ही लिखा जाएगा ना। ठीक है, आई डोंट नो, दैट वाज समथिंग वेरी, बहुत ही गंदा सा पीछे था, बहुत ही गंदा सा पीछे था। डोंट गेट ऑफेंडेड, राइट? आई एम माई सेल्फ इज अ मारवाड़ी, तो डोंट गेट ऑफेंडेड। Alright, the chemical equation is a way to represent the chemical reaction in a concise and informative way. देखो बहुत थोड़े से में आपने बहुत सब कुछ समझा दिया। ये बहुत थोड़े से में यहां पे आपने लिखा when हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। वही चीज आपने सीधा लिख दिया H2 प्लस O2 प्लस H2O गिव्स H2O। सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप लिख रहे हो केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई बात बेटा? चलो, अब जो केमिकल इक्वेशन है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। वन ऑफ देम इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। One of them is a balanced chemical equation. So what does a balanced chemical equation means? This means a balanced chemical equation has the number of atoms on of each element equal on both the sides. जैसे कि यहां पर देखिए, आपके रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। काउंट करिए, देखो रिएक्टेंट में जिंक एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। रिएक्टेंट में सल्फर एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है। तो जब रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम्स है सेम होंगे, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे इक्वेशन को कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब ऐसा हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? If the number of atoms of each element in the reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical reaction or equation is called as unbalanced chemical equation. सीधी भाषा में बच्चों यहां पर देखेंगे, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब कितने एलिमेंट हैं? 1, 2 और 3।
इन तीन में से अगर किसी एक एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कम ज्यादा होता है या डिफरेंट होता है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलो चेक करते हैं। बेटा Fe कितना है? रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है? 3 है। इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। देखो ये दोनों सेम बन गए, हाइड्रोजन सेम हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, बट Fe नहीं था। हाँ Fe नहीं था। तीन में से कोई एक भी अगर सेम नहीं है तो मैं कहूंगा वो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। आगे काउंट करो, एक्सक्यूज मी। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4, एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन, राइट। सो अगर मान लो यहां पर 3 की जगह 5 एलिमेंट्स होते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, 5 रिएक्टेंट में 5 प्रोडक्ट में, और किसी एक का भी नंबर कम ज्यादा होता दोनों तरफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उस केस में भी ये रिएक्शन जो होता, ये इक्वेशन जो होता वो अनबैलेंस्ड ही होता, राइट। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए और अब हम समझेंगे क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे आपने छोटी कक्षाओं में क्लासेस में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोले तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। वैसा ही ये मास है। मास बोले तो यहां पर क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन के दरमियान no atom can be created or destroyed in a chemical reaction, so the number of atoms for each element in the reactant side has to balance the number of atoms that are present in the product side या product side in fact। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान, जैसे कि यहां पर ले लो Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, राइट। अब देखो ये रिएक्टेंट हो गया है और ये प्रोडक्ट हो गया है। अगर मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है तो जितने एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम इस प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो देखो जिंक कितना है? 1 है। जिंक कितना है? 1 है। दोनों तरफ सेम है, अच्छी बात है। हाइड्रोजन काउंट करो, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, सेम है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। सल्फर काउंट करो भैया, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, सेम है, ठीक है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन काउंट करो भैया, 4 है, प्रोडक्ट कितने? 4 है ऑक्सीजन। बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो गए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट के वो सेम है, मतलब ये रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। वहीं पर ये जो अपने ने पीछे एक एग्जांपल देखा था, ये कौन सा वाला? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। यहां पर हमारे रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम्स जो है वो सेम नहीं है, मतलब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई हो रहा नहीं है। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना बेटा, वो तो एक फिजिक्स का लॉ है, केमिस्ट्री का लॉ है बेसिकली, और लॉ कभी भी गलत होते नहीं है। मतलब आपको उस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस बनाना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको एक्चुअल में ट्रू स्टैंड करवाना पड़ेगा। So what I can do is, in the words, the total mass of the product formed in the chemical reaction is equal to the total mass of the reactant participated in a chemical reaction। मतलब जितने भी एटम प्रोडक्ट में हैं उतने ही एटम हमारे एलिमेंट में जो रिएक्टेंट थे उनमें होने मांगते थे, उतने ही रिएक्टेंट में होने चाहिए थे। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो अब हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है बट आई होप आप समझ पा रहे हो, आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि इन रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन बैलेंस्ड है, कौन सा अनबैलेंस्ड है। देखिए पहला रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड है क्या अनबैलेंस्ड है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर आप आखिर तक बने हुए हो तो आप इस इक्वेशन का जो भी आंसर है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहां पर बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, राइट। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। घर पर रहो, सेफ रहो, कोरोना फैल रहा है, ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का, और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स।